अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारा सेशन जो है वो स्टेप 1 के हवाले से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो है वो आकिब इजाज़ मौजूद हैं, जो कि एमबीबीएस 4th ईयर के स्टूडेंट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और अभी क्वाइट रिसेंटली उन्होंने जो है अपना स्टेप 1 जो है वो क्लियर किया है। तो इसमें वो हमें गाइड करेंगे स्टेप 1 के हवाले से कि उन्होंने कैसे जो है किया और क्या-क्या उनके चैलेंजेस थे और क्या इसके कॉस्ट और स्टडी ड्यूरेशन। आगे से बेसिकली मेरा नाम राजा के विजास है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस में हूँ। मैंने रिसेंटली नवंबर में स्टेप 1 दिया था। आज जो बेसिकली डिस्कशन है उसके मेन जो पार्ट्स होंगे कि आपको कब स्टेप की तैयारी बेहतरीन टाइम कौन सा है जिसमें आपको स्टेप की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। एमबीबीएस के दौरान करनी चाहिए या एमबीबीएस से फारिग होके। इसके अलावा मेन आपके पास क्या स्टडी गाइड्स होनी चाहिए, मेन इशू आ रहा था। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि एक तो ये बात होगी कि स्टेप आपको कब देना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है विद इन एमबीबीएस या आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपके मेन रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या आपको स्टडी गाइड्स लेनी चाहिए, और इसके अलावा कॉस्ट्स क्या होती हैं। इसके अलावा स्टेप 1 के अलावा मैं थोड़ा बहुत ये बताऊँगा कि एमएलई जर्नी है बेसिकली क्या। सिर्फ स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, इसके अलावा आपको क्या-क्या चीज़ें, अगर मैं 4th ईयर में हूँ तो मुझे क्या इस वक़्त पता होना चाहिए। अगर आप इस वक़्त 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं या सो व्हाट जिस क्लास में भी हैं, आपको इस वक़्त किन-किन चीज़ों का पता होना चाहिए। आप बेसिकली जो भी ज़ाहिर-सी बात है आप करियर अपना परस्यू कर रहे हैं, आपको उस करियर के मुतालिक मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए। बजाए इसके कि आप किसी को देखें कि मेरा साथ वाला स्टेप 1 कर रहा है, तो मुझे भी स्टेप 1 निकालना चाहिए। आगे आपको कुछ पता ही ना हो कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने बेसिकली जो स्टेप 1 की तैयारी थी वो स्टार्ट की थी फ़रवरी 17 से 2023 में। यानी फ़ेब से मैंने स्टार्ट की थी और फ़ेब से लेके 1 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था। टोटल मुझे लगे थे 9 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली। नहीं, 9 मंथ से मैंने तैयारी मुकम्मल किया स्टेप 1 अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगा इस बीच में मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ली, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स ली, आउटिंग्स वगैरह की। मैंने 9 मंथ्स में किया। मैं समझ मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी बंदा जो है वो 9 मंथ से कम भी इसको पास कर सकता है। यानी ऐसा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि इसको आप 10 मंथ्स ही चाहिए या 11 मंथ्स चाहिए, 9 मंथ्स चाहिए। आप इवन अगर मैंने 9 मंथ्स में किया है, सारी चीज़ें करके, आउटिंग्स करके, हर चीज़ का लेक्चर्स अपने लेके, यूनिवर्सिटी लेक्चर्स ऐसी बात है अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन बाकी ब्रेक्स वगैरह लिए बगैर अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप कर सकते हैं विदिन 7 मंथ्स कर सकते हैं और 8 मंथ्स भी एमएस स्टेप 1 कर सकते हैं। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप सबसे पहले सोचें कि आपने अपना करियर कौन-सा ऑप्ट करना है। अगर आप तो यूएसएमएलई की तरफ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है यूएसएमएलई में सबसे पहला जो स्टेप है स्टेप 1 होना चाहिए। आप सबसे पहले काउंसल करें। काउंसलिंग लें पूरी मुतल्लिक हर चीज़ के मुतल्लिक आपको हर पाथवे का पता होना चाहिए। प्लैब का पता होना चाहिए, यूएसएमएलई का पता होना चाहिए, एमसीक्यूई का पता होना चाहिए, एएमसी का पता होना चाहिए। ये सारे पाथवेज़ हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। आप जो है अपने पेरेंट्स के वजह से ज़ाहिर-सी बात है मशवरा करें कि आपने कौन-सा जो पाथवे है वो ऑप्ट करना है। चाहे वो प्लैब ऑप्ट करना है या फिर एमएलई ऑप्ट करनी है या फिर एएमसी व्हाटएवर। तो अगर आपने सोच लिया कि आपने एमएलई करनी है तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। ईसीएफएमजी मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कराएँ, लेकिन मेरे लिहाज़ से मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले ही करा ली थी कि विद इन प्रिपरेशन मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे बस पता हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ली हुई है और मैंने बस अब जब लेना है तो ट्राई डी लेना है तैयारी के लिए। अच्छा, अब इसके मुतालिक अब ज़ाहिर-सी बात है मैं तरतीब के साथ ही चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन में जो बेसिकली होती है, आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। पासपोर्ट चाहिए आपको और पासपोर्ट में ये है कि आपने ये जानना होता है ईसीएफएमजी साइट पे, वहाँ पे आप लॉगिन करते हो और बल्कि वेबसाइट एंटर करते हो तो आपने सबसे पहले यूएसएमएल आईडी रिक्वेस्ट करनी होती है। यूएसएमएल आईडी रिक्वेस्ट करते हो सारा डाल के अपना नेम, फादर नेम, अपना जो मेडिकल स्कूल नेम है उसको वो डाल के, वो है ये सारे। उसके बाद आपको आईडी आती है, आईडी के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हो लॉगिन करके और फिर इसे फॉर्म 186 बेसिकली कहते हैं। जो फॉर्म 186 है ये
पहला स्टेप है आपका किसी भी स्टेप को परस्यू करने का, स्टेप 1 को और ये सभी बातें को। इसमें जो आपकी जो फीस लगती है टोटल $160 होती है। $160 जो है, अब आजकल जो डॉलर है वो रिसेंट 285 का चल रहा है और 285 टू 286 इस तरह चल रहा है। इस तरह देखा जाए तो जो डॉलर इसकी बन जाती है तकरीबन 50,000 टू 51,000 जो है वो आपकी ये फीस बन जाती है फॉर्म 186 की। इसके बाद आप फॉर्म 186 के बाद जो है आप करते हो स्टेप 1 की बुकिंग। जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है और आप ट्रायल लेते हो, ट्रायल आता है 1195 का, यानी 1000 का बेसिकली स्टेप 1 की फीस है और 195 बेसिकली सर चार्ज होता है एग्जामिनेशन सेंटर अगर आउट ऑफ यूएस हो या कनाडा हो। अब टोटली बनता है 1195, जो बेसिकली तकरीबन बन जाता है 4 लाख 9000 10,000। मैंने जो पे किया था तकरीबन 4 लाख 9000 था या 10,000 था, लेकिन अगर जैसे बात अब डॉलर कम हुआ है तो इससे कम होगा। यानी अगर आपने स्टेप 1 लेना है, ऐसी बात है, आप कम से कम आपको अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए या जिसके जो भी आपका स्पॉन्सर है कि कम से कम आपके पास है 6 टू 7 लैक्स 6 लैक्स मिनिमम होने के बाद। अगर आपने यू वर्ल्ड के थ्रू करना है, अगर यू वर्ल्ड आपने लेना है, अगर आप अपने चीप रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, फिर 5 टू 6 लैक्स आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के मुतालिक मैं तो कहता हूँ जो बेस्ट टाइम है एमएलई स्टेप 1 देने का, वो थर्ड ईयर का लास्ट ही है और या फोर्थ ईयर का स्टार्ट या मिड तक आप फोर्थ ईयर के चले जाएँ। असल में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्टेप 1 ग्रेजुएशन से पहले ही निकालना है या स्टेप 1 आप ग्रेजुएशन के बाद नहीं दे सकते। अक्सर लोग इसलिए करते हैं कि अगर आपने तो ग्रेजुएट होते साथ आपने मैथ्स में बैठना है, यानी आपने मैथ्स के लिए अप्लाई करना है, तो मोस्ट लोग जो होते हैं वो स्टेप 1 कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी दे दें, ताकि वो स्टेप 2 भी जल्दी दे सकें और फिर मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने स्टेप 1 ग्रेजुएशन से पहले ही निकालना है। एक होता है बेस्ट टाइम यही है कि आप थर्ड ईयर में कर लें या फोर्थ ईयर में कर लें, इवन फाइनल ईयर में भी कर लें। लेकिन ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ज़ाहिर-सी बात है जिसका प्लान ही ग्रेजुएशन के बाद बना है तो वो कर ले। ये बात है, हर किसी का अपना एक टाइम फ्रेम होता है, हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि अगर मैंने फोर्थ ईयर में किया तो आप पे भी लाज़िम ही है कि आपने फोर्थ ईयर में करना है या थर्ड ईयर में करना है। अब स्टेप 1 के लिए बेसिकली आपके जो मेन सोर्स है, वो एक ही है, वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक किस्म समझ लें आपने फर्स्ट एड से उसको ही बेसिकली एक किस्म का रट्टा मारना उसका। फर्स्ट एड के साथ जो हम बैंक लेते हैं वो यू वर्ल्ड होता है और यू वर्ल्ड आजकल तो यू वर्ल्ड के मुकाबले में कुछ चीप आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक हो गया फर्स्ट एड, एक यू वर्ल्ड। मैंने क्या किया था, मैंने टोटली फर्स्ट एड की। मैंने जो ज़ाहिर-सी बात है चूँकि मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया तो अब एमएलई में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का सिलेबस है टोटली, मतलब कि फोर्थ ईयर की पैथो है, ईएनटी और आईओ इतना है ही नहीं है। अगर तो आप थर्ड ईयर में हैं और आपने एमएलई स्टार्ट करनी है तो मैं कहूँगा आपको पहले बेसिक्स करनी चाहिए। बेसिक्स से स्टार्ट करें और जैसे बात है बेसिक फार्माकोलॉजी करें और बेसिक पैथोलॉजी ये पहले स्टार्ट करें। उसके बाद आप सिस्टम्स पे जाएँ। यानी एमएलई के बेसिकली कंपोनेंट्स हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं और एक स्पेशल पार्ट है। बेसिक कंपोनेंट्स में जैसे बात है बेसिक पैथोलॉजी आ जाएगा, बेसिक फार्माकोलॉजी आ जाएगी, इम्यूनोलॉजी वगैरह आ जाएगी। इसके बाद स्पेशल कंपोनेंट्स में जाएँ तो सारे सिस्टम्स आ जाएँगे। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो मैं वो बोलूँगा कि आप सिस्टम से अपना जो एमएलई जो आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो सिस्टम से स्टार्ट करें। सिस्टम से स्टार्ट करने के बाद आप सारे सिस्टम मुकम्मल कर लें। सिस्टम्स मुकम्मल करके आप उसके बाद बेसिक्स पे आएँ अगर आप फोर्थ ईयर में हैं। पहले सिस्टम्स किए फिर बेसिक्स आए और उसके बाद बेसिक्स के बाद आपने फिर बायोकेम रिवाइज़ की, यानी वो चीज़ें जो बेसिकली आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ के आए थे, वो आपने रिवाइज़ कर ली। उसके बाद आप ट्रायल ले लें, फिर रिवीजन करें, ट्रायल के अरसे में टोटली रिवीजन करें और उसके बाद स्टेप दे दें। अब मैंने क्या किया था, मैंने चूँकि फोर्थ ईयर में स्टार्ट की थी तो मैंने सिस्टम से स्टार्ट किया। मेरे सिस्टम्स की जो तरतीब थी वो ये थी कि सबसे पहले मैंने एंडो की थी। एंडो के बाद मैंने जीआईटी की, फिर हेमाटोलॉजी की। इस तरह करके जो आसान सिस्टम्स थे वो किए, फिर दरमियान में सीवीएस कर लिया, फिर 4 आसान सिस्टम्स किए और फिर मैंने सीएनएस एंड पे दिया। इसके बाद जैसे मेरे जब ये हुआ था कि मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं फोर्थ ईयर के प्रॉक से पहले ही मैं एग्ज़ाम दे दूँ। तो मैंने जैसे ही मेरे सिस्टम्स खत्म हुए, पहली दफ़ा रिवीजन मैंने नहीं की थी तो मैंने ट्रायल ले लिया।
मैंने ट्रायल लिया था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। जब मैंने ट्रायल लेने के बाद मैंने ट्रायल लिया था सितंबर में। जब मैंने ट्रायल ले लिया उसके बाद मैंने फिर उसके बाद बेसिक स्टार्ट की। बेसिक्स में मैंने फिर सबसे पहले माइक्रो स्टार्ट की, माइक्रो को रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने माइक्रो के बाद बेसिक फार्माकोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद फिर मैं चला गया उसकी तरफ, रिवीजन की तरफ। बायोस्टैट और बायोटिक्स वो भी बेसिक्स में आती है, वो भी मैंने की। उसके बाद मैं चला गया रिवीजन की तरफ। मैंने रिवीजन की, रिवीजन करके सारा खत्म किया इस काम, और तकरीबन 2 मंथ्स के बाद ही मेरा अर्ली नवंबर की फर्स्ट को मेरा एग्ज़ाम था, तो तब तक मेरी रिवीजन मुकम्मल हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो बेसिकली एक और बात है कि आपको मेन चीज़, आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर स्टेप 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप रोज़ कंसिस्टेंट होंगे। आप अगर 1 घंटे, एक दिन अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप रोज़ ही 9 घंटे पढ़ पाएँगे या 8 घंटे पढ़ पाएँगे। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप एक दिन 3 घंटे पढ़ें, एक दिन 8 घंटे पढ़ें, तो अगले दिन 1 घंटा पढ़ें, लेकिन डिपेंड करता है आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आपने एक चीज़ की प्लानिंग कर ली है कि आपने स्टेप 1 देना है और स्टेप 1 की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आपको चाहिए कि आप जो चाहे थोड़ा पढ़ें एक दिन में, ज़ाहिर सी बात है बंदा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, आप कांस्टेंट रहिए। आपने तैयारी स्टार्ट की, आपने एक सिस्टम किया, सिस्टम के बाद आपने लंबी ब्रेक ले ली, फिर दूसरा सिस्टम किया, फिर लंबी ब्रेक ले ली, इस तरह तो फिर एमएलई नहीं होती। अच्छा, एमएलई के रिसोर्सेज के मतलब यही है कि मेन तो आपका रिसोर्स है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड चूँकि एक रिव्यू बुक है, तो मुझे भी या कुछ लोगों को होता है कि फर्स्ट एड के साथ डायरेक्ट पढ़ के कुछ चीज़ें समझ या रट्टा लगा लेंगे, अगर रट्टा सही बात है, इतनी देर तक रिटेन नहीं रहता, या कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, कुछ नहीं समझ आती, तो साथ आप बीएमबी की वीडियोज़ देख सकते हैं। पैथोमा की वीडियोज़ भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन पैथोमा की वीडियोज़ चूँकि बहुत लंबी हैं और पैथोमा बजाते खुद भी बहुत लंबी है, तो मैंने पैथोमा नहीं की थी। मैंने क्या किया था कि मैं कोई भी सिस्टम या कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट करना होता था, तो मैं पहले बीएनबी की वीडियोज़ देख लेता था। बीएनबी की वीडियोज़ देखने के को बीएनबी जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है या फिर अच्छी है, तो मैं फर्स्ट एड पे नोट कर लेता था। इस तरह बीएनबी के भी मैं लेक्चर्स लेता था, उसके बाद फर्स्ट एड पे नोट कर लिया, फिर फर्स्ट एड को जो उस टॉपिक को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंडो स्टार्ट की, तो एंडो को मैंने फिर लेक्चर्स लेने के बाद मैंने किस्म का रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने यूएल स्टार्ट कर दिया। मैं फिर यूएल किस तरह करता था, अगर फर्ज़ करें कि 5 ब्लॉक्स हैं किसी भी सिस्टम के, तो 3 ब्लॉक्स पहले किए, टोटली 3 ब्लॉक्स किए, उन ब्लॉक्स के साथ उनकी ज़ाहिर-सी बात है डिस्कशन भी देखी और उसको भी नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने एक दफ़ा और 3 ब्लॉक्स करने के बाद एक दफ़ा और रिवाइज़ किया, और फिर उसके बाद सारे सेकंड दफ़ा रिवाइज़ करने के बाद मैंने सारे मतलब कि ब्लॉक्स खत्म किए, और फिर एंड पे एक दफ़ा बस देख लिया सिस्टम। इस तरह मैं सिस्टम करता था। इस तरह फिर मैंने एंडो भी इस तरह किया, जीआईटी भी फर्स्ट एड पढ़ ली, उसके बाद यूवर्ल्ड के सारे सिस्टम कर लिए, और उसके बाद एंड पे एक रिवीजन दे दी। इसके बाद जो मेन चीज़ होती है, जो इश्यू आता है, ज़ाहिर-सी बात है मेडिकल स्टूडेंट्स को, वो होता है बायोस्टैट का और बायोएथिक्स का। बायोएथिक्स जो है वो कोई तुक नहीं है, मतलब कि एक किस्म का गैस ही है। बायोएथिक्स के लिए जो अक्सर लोग रिकमेंड करते हैं वीडियोज़ को, वो रैंडी नील की वीडियोज़ हैं, और वो बहुत अच्छी हैं। आप वो ले सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपने बायोएथिक्स तैयार कर रहे हैं, तो वो लाज़िमन लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो फर्स्ट एड पढ़ लें, साथ यूवर्ल्ड के 1-2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बायोएथिक्स के वो ले लें। बायोस्टैट्स के लिए आप वीडियोज़ बीएनबी की देख लें, मैंने बीएनबी की वीडियोज़ देखी थी, और उसके बाद आप फर्स्ट एड करें, यूवर्ल्ड करें। जो बायोस्टैट होती है, उसको चूँकि कैलकुलेशन होती है, उसमें आपने हाज़िर-दिमागी रखनी होती है कि पूछा क्या जा रहा है। आपने लंबी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना। कभी-कभार बहुत सारी वैल्यूज़ दे के एक डायरेक्टली एक चीज़ पूछी जाती है, जो कि सामने ही लिखी होती है, या फिर एक सिंपल कैलकुलेशन से निकाल के बहुत लंबी कैलकुलेशन आप करने बैठे। उसके लिए आपको थोड़ा रखना पड़ेगा कि बात पूछी क्या जा रही है, क्योंकि ये बायोस्टैट इस तरह नहीं है कि अगर वो कोई चीज़ पूछ रहा है तो डायरेक्ट को लिखेगा कि मुझे ये चीज़ निकाल के दो। वो वर्ड्स में पूछेगा, वो जब बायोस्टैट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, नंबर नीडेड टू ट्रीट है, इस तरह वो वर्ड्स में पूछता है क्वेश्चंस में दी होती हैं, बाकी नीचे ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से जैसे पॉपुलेशन साइज़ क्या है, इसके अलावा इस चीज़ की वैल्यू क्या है, उस चीज़ की वैल्यू क्या है। बाकी अब स्टेप 1 बेसिकली बहुत ईज़ी है, मैं नहीं कहता कि स्टेप 1 इतना डिफ़िकल्ट है। स्टेप 1 में वही चीज़ें ये है कि आपने चीज़ें
रिवाइज़ करनी है और उस पे ग्रिप करनी है। यूवर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, यूवर्ल्ड आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराता है और आई रिकमेंड दैट वेरी मच। यूवर्ल्ड के साथ फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड यूवर्ल्ड और अगर आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप बीएनबीस को सप्लीमेंट कर लें। इसके अलावा आप इतने ज़्यादा अपने रिसोर्सेज़ ना करें। जितने रिसोर्सेज़ लिमिटेड हो उतना ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ रख लें कि आप किसी एक रिसोर्स को ही सही तरह ना कर पाएँ। इसके बाद स्टेप 1 आपको चाहिए कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर्टिफ़िकेशन करा लें। सर्टिफ़िकेशन कराने के बाद अब अपना एक टाइम कर लें कि आप साइट सेट कर लें, अपना टाइम टेबल बना लें कि मैंने इस मंथ की इस डेट को मेरी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए और मैंने इस मंथ की इस डेट को मैंने अपना एग्ज़ाम दे देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस डेट को दें, लेकिन कम से कम आपके पास एक टाइम सेट होगा, आपका टाइम स्लॉट होगा कि आपने उसमें विदिन इस टाइम ड्यूरेशन आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। और उसके बाद अपनी तैयारी पे पूरा फ़ोकस रहें, उसमें तरह से ब्रेक्स लें, लेकिन ब्रेक्स इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपका वो टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। उसके बाद आप स्टेप 1 का एग्ज़ाम दे दें। एग्ज़ाम के दिन ज़ाहिर-सी बात है वो आप जाएँ तो एग्ज़ाम जैसी बात आपने सारा पढ़ा होता है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि कैसी कोई चीज़ आएगी नहीं, जो आपने ना पढ़ी हो, सारा उसी में से आएगा जो कि आपने पढ़ा है। कभी बहुत कम होता है कि एक हर ब्लॉक में 1-2 एमसीक्यू ऐसा आ जाता है, जो ऐसा होता है कि किसी ने नहीं पढ़ा होता। मैंने जब दिया था, तो कुछ थे वैसे तो एमसीक्यू जो मैं कहता हूँ मैंने कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो तो ज़ाहिर-सी बात है हर टेस्ट में आते होंगे। खैर, बाकी 90 टू 95% टेस्ट वही होता है जो आपने पढ़ा होता है। और आपने अपने एफए से पढ़ा है, अपने टॉपिक्स में से पढ़ा है, वही आएगा। और इसके बाद है ठीक है आकिब भाई, मेरा ख्याल है ज़्यादातर बातें आपने जो है वो बता ही दी हैं। तो इसमें जो कॉस्ट थी, कॉस्ट के हवाले से जो है वो भी इनको इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, उसके बाद मेरा ख्याल एंड करते हैं क्योंकि नेट का भी मेरा ख्याल इशू चल रहा है। जी। अ, स्टेप 1 पे कॉस्ट टोटल के कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? हाँ। मेरी जो कॉस्ट आई थी स्टेप 1 में वो आई थी तकरीबन 650 यानी 6,60,000 क्योंकि उस टाइम जो था डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा था मतलब कि शुरू में जब मैंने यूवर्ल्ड लिया तो डॉलर 280 278 पे था, जब मैंने ट्रायड लिया डॉलर 309 पे या 310 पे था। लेकिन अगर अब चूँकि डॉलर कम हो गए तो पॉसिबल है आपके 5 लैक्स 60 लग जाएँ, 6 लैक्स लग जाएँ तो है। सबसे पहले अगर मैं डॉलर्स में बताऊँ तो आपने सबसे पहले जो पे करना होता है स्टेप 1 की टोटली अबाउट स्टेप 1 सबसे पहले आप $160 पे करते हो फॉर्म 186 के लिए और अपनी ईसीएफएमजी रजिस्ट्रेशन कराते हो। उसके बाद आप लोग आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद आप पे करते हो डायरेक्ट ट्राइड की फ़ीस। ट्राइड की फ़ीस होती है 1000 और 195 यानी 1195 1195 और वो उसमें जो 1000 है वो स्टेप की बेसिकली फ़ीस है और 195 जो है वो सरचार्ज होता है, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर यूएस या कनाडा के बाहर है। तो के लिए देनी नहीं पड़ती। और इसके अलावा मे बी और कोई बात जो मेरे दिमाग में आए। बाकी ये है कि स्टेप 1 के लिए रिसोर्सेज़ बहुत बार-बार मैं बस इस बात को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा ना करें। लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखें। अगर तो आप थर्ड ईयर में हैं तो चलें आप डिटेल से पढ़ लें। जैसे थर्ड ईयर में है तो मैं कहता हूँ बेसिक पैथोमा पढ़ लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं फोर्थ ईयर में था, मुझे जल्दी थी तो मैंने पैथोमा नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ बीएनबी पढ़ी, फर्स्ट एड पढ़ी और साथ ही वर्ल्ड की चीज़ें। यूवर्ल्ड आपको यूवर्ल्ड आना चाहिए, यूवर्ल्ड के साथ फर्स्ट एड आपको रटी होनी चाहिए और बीएनबी इसलिए कि आपको टॉपिक आपको समझ आ जाए। बाकी एज़ सच स्टेप 1 में इतना कोई इश्यू नहीं है। एग्ज़ाम ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बाकी अगर आपकी तैयारी कंप्लीट होगी तो देयर इज़ नॉट इश्यू। ठीक है आकिब चलें ओके, लगता है होस्ट का मेरे ख़्याल में नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।